हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? सारे स्टूडेंट्स आ गए? एक मिनट रुक जाता हूँ। तो हमने लास्ट जो क्लास की थी, बोर्ड वोर्ड क्लियर दिख रहा है? ठीक है। तो जब हमने लास्ट जब क्लास की थी तब हमने उस समय बात की थी, आ, हमने उस समय बात की थी रिलेटिविटी की। रिलेटिविटी की बात हमने, और रिलेटिविटी के अंदर हमने ये उस समय देखा था कि एवरी क्वांटिटी इज रिलेटिव, सारी सारी क्वांटिटी रिलेटिव्स है। कौन कौन सी क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की थी उस दिन हमने बात की थी मास के बारे में, लेंथ के बारे में। ठीक है। देन हमने एक टाइम के लिए बात की थी, फिर हमने बात की थी वेलोसिटी के लिए। और भी जो सारी क्वांटिटीज है, ये सारी सारी क्वांटिटीज रिलेटिव होती है। नथिंग इज एब्सोल्यूट, सारी क्वांटिटीज रिलेटिव है। जब ये क्वांटिटीज आपकी रिलेटिव है तो इनसे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हो गई? लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन जो है वो आपका रिलेटिव क्वांटिटी हो गया। एक्सेलरेशन के बाद फोर्स आपका रिलेटिव क्वांटिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी सारी क्वांटिटीज जो है वो हमारी रिलेटिव हो जाती है। सारी क्वांटिटीज रिलेटिव है। बट अब जब सारी क्वांटिटीज रिलेटिव है तो मीन्स हमने क्या माना कि किसी न किसी सिस्टम को हमने रेफर किया, रेफरेंस सिस्टम हमने काम में लिया। और जब रिलेटिव है तो हमने यहाँ पे काम में लिया रेफरेंस सिस्टम, कि किसके रेफरेंस में, रेफरेंस फ्रेम हमने काम में लिया। और जब रेफरेंस फ्रेम है किसी न किसी सिस्टम के रेफरेंस के अंदर, इसकी वैल्यूज क्या कहते हैं, चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहा है, तो वो सारा सारा हमारे एक किसी न किसी रेफरेंस सिस्टम में। जब मैं रेफरेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो बिफोर 1900 सेंचुरी, 1900 से पहले रेफरेंस सिस्टम किसको माना गया? तो उस समय तक सारी दुनिया के अंदर ये माना जाता था, हमारे मतलब जितने भी पुराने जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि भाई कुछ ना कुछ रेफरेंस सिस्टम तो है। अब वो रेफरेंस सिस्टम उन्होंने क्या माना? उन्होंने ये माना, उस समय जो पुराने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये माना कि रेफरेंस सिस्टम जो है वो हमारा, ये बोर्ड साफ कर दूं? ठीक है। सारे आ गए ना? कि मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप लोग सारे आ गए? आज दो नए लड़के और दो नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं, वो भी आगे ज्वाइन कर लिया उन्होंने। दो नए स्टूडेंट आज आए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है बेटा, क्या नाम है? ठीक है खुशबू। वेट, दिखाई दे रहा है? आपने माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप? ठीक है। सो हमने लास्ट जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने रिलेटिविटी की बात की थी कि सारे सारे जितने भी क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज जो हैं, फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी की मतलब जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। जब मेजर करेंगे तो कोई ना कोई मेजरिंग सिस्टम चाहिए, और मेजरिंग सिस्टम के लिए हमको चाहिए होता है एक रेफरेंस फ्रेम। किसके रेफरेंस में? कि मीन्स 1 सेंटीमीटर अगर इतना है तब मैं कह सकता हूं कि 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा। अगर एक एक किलोमीटर इतना है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर हो रही है। तो कोई ना कोई मुझे एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए होगा। तो अर्ली नाइन का मतलब 1900 से पहले जो जो पुराने जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि अर्थ के चारों तरफ एक स्टेशनरी ईथर मीडियम, ईथर मीडियम मींस एक ऐसा मीडियम जो कभी दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी प्रेजेंस हमको हम फील कर सकते हैं कि वहां पर इस तरह का फील इन द सेंस हमने उसको एक एज्यूम किया कि एक इस तरह का रेफरेंस एक फ्रेम है जो कि स्टेशनरी है अर्थ के सराउंडिंग में। ये हमारी अर्थ, इस अर्थ के सराउंडिंग में
एक एनवायरमेंट जिसको हम अभी कह रहे हैं, इस एनवायरमेंट के अंदर एक ईथर नाम की चीज है, जो ईथर मींस एक ऐसी चीज जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, जो इनविजिबल है, जिसको आप ना देख सकते हो ना फील कर सकते हो, बट इट इज अ स्टेशनरी। और ये एब्सोल्यूट स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, इसमें कोई मूवमेंट या कोई हलचल नहीं होती है, और जो कुछ भी हो रहा है इसके रेफरेंस में हो रहा है, और इसको हमने माना हमारा रेफरेंस फ्रेम। इसको हमने माना हमारा रेफरेंस फ्रेम। कब माना? 1900 से पहले की जितनी भी हमारी फिजिक्स, जितनी भी मैथमेटिक्स, जहां पर भी हमने ऑब्जर्वेशंस की बात की, तो उन ऑब्जर्वेशंस के लिए जब रेफरेंस फ्रेम की बात आई, तो हमने ये कहा कि अर्थ के सराउंडिंग में जो एक मीडियम है वो ईथर मीडियम है, जो कि इनविजिबल है, एब्सोल्युटली स्टेशनरी है, कभी हिलता डुलता कुछ नहीं है, और उसको हमने रेफरेंस फ्रेम माना। और सारी कैलकुलेशंस, सब कुछ जो भी होता है, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो रहा है या यूनिवर्स में हो रहा है, अर्थ रिवॉल्व हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? ईथर के रेस्पेक्ट में। अर्थ रोटेट कर रही है किसके रेस्पेक्ट में? ईथर के रेस्पेक्ट में। बोलिए। वो वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी भाई, तो मेरे यहाँ पे तो सही नहीं, वो आपके वहां पे उसको है ना, आप उसको ऑन ऑफ कीजिए एक बार वीडियो को। यहाँ पर तो क्लियर है। आप अपने उसको एक बार कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम इश्यूज आ जाते हैं, तब ऐसा होगा। ज्यादा है तो मैं मेरे इस रूम की लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो। अब दिख रहा है या अब तो ज्यादा खराब हो गया होगा? अब तो अच्छा, तो आप उसको है ना एक बार उससे बाहर आइए, उससे क्या कहते हैं, अपनी ऐप को बंद कीजिए और ऐप बंद करके वापस चालू कीजिए। आपकी ऐप की प्रॉब्लम आ रही है, ऐप प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुई है, उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, ऐप को नेटवर्क नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। शुड आई कंटिन्यू? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, कई बार नेटवर्क के इश्यूज हो जाते हैं, या कई बार हमारी ऐप प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होती है, तब ऐसे इश्यूज आते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, जब हमने अर्थ के चारों तरफ एक ईथर मीडियम है, और ये ईथर मीडियम को पुराने साइंटिस्ट ने सबने माना कि ये एब्सोल्युटली स्टेशनरी है, कभी हिलता डुलता कुछ नहीं है, और इसको उन्होंने रेफरेंस माना। तो अर्थ का रिवॉल्व होना, अर्थ का रिवॉल्व होना, अर्थ का रोटेशन, अर्थ हो या कुछ भी, चाहे वो सन हो, अर्थ हो, गैलेक्सीज के रोटेशंस हो, और इवन अर्थ के ऊपर हम लोगों का जो हम लोगों की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट हो, या हमारा हमारा हमारी हमारा हमारे अंदर जो चेंजेस जो हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, जो भी मैकेनिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो सारे सारे सब कुछ चीजें किसके रेफरेंस में हो रही है? इस ईथर रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हो रही है। और ईथर को मान लिया गया कि ये एक तरह का भगवान है, जो कि स्टेशनरी है, जो कभी हिलता डुलता नहीं है, जिसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होते। टाइम भी अगर चेंज हो रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में टाइम चेंज हो रहा है, सब कुछ इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं ना काम में, लाइक मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ये मैंने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बना दिए, एक्स वाई जेड, और अब मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसको मैं कभी नहीं छेड़ रहा हूं, और बाकी सब चीजों को, पार्टिकल को मैंने यहां रखा, फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल को मैंने यहां रख दिया, पार्टिकल को यहां रख दिया, पार्टिकल को यहां रख दिया, तो पार्टिकल में चेंजेस हो रहे हैं, पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, पार्टिकल के मैंने मास को चेंज कर दिया, यहां पर मैंने इसका मास बढ़ा दिया, फिर यहां पर मैंने इसका मास कम कर दिया, फिर यहां पे पार्टिकल का मास मैंने बढ़ा दिया, जो कुछ भी मैंने किया इस फ्रेम के रेफरेंस में किया, और इस फ्रेम को, ये फ्रेम मेरा स्टेशनरी है। तो अब यहां पर तो क्या है, जैसे मैंने इस फ्रेम को यहां पर स्टेशनरी बनाया, कोई दूसरा लड़का आया और दूसरे लड़के ने कहा कि नहीं साहब, मैं फ्रेम यहां नहीं बनाऊंगा, मेरा फ्रेम तो ये यहां पर है, तब उस केस में क्या हो गया? इन सब के कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गए,
सब कुछ चेंज हो जाएगा। तब ये जो चीज है, अलग अलग आदमी अपने अपने ढंग से अलग अलग रेफरेंस फ्रेम डिजाइन कर सकता है, ठीक है। तो इस सब दिक्कत को हटाने के लिए ये सब ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी होता है यूनिवर्स के अंदर, चाहे वो सन के रोटेशन हो, अर्थ के रोटेशन हो, रिवॉल्व कर रही हो, या कोई आपस में कोलिजन्स हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सारा सारा इस ईथर मीडियम के कारण होता है, ये पहले माना गया। अब जब इस तरह की चीजें मानते हैं हम, आप या मैं, अगर मुझे कोई कह दे कि नहीं साहब ईश्वर है, और देखिए साहब ईश्वर यहाँ पर है और सारा दुनिया में जो कुछ हो रहा है ईश्वर के कारण हो रहा है, बट आप ईश्वर को कभी देख नहीं सकते हो, कभी आप ईश्वर को छू नहीं सकते हो, कभी आप ईश्वर को समझ नहीं सकते हो, लेकिन ईश्वर है, अगर मुझे ये कोई आदमी कहता है तो एक थोड़ी देर के लिए तो मैं मान लूंगा, लेकिन मेरे अंदर क्या बात आएगी कि मैं क्यों मानू भाई, मुझे दिखाई तो दे, उसके प्रमाण तो मुझे मिले। तो वो प्रमाण के लिए लोगों ने इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की कि क्या वास्तव में ईथर नाम का कोई मीडियम है जो कि स्टेशनरी है, ऑलवेज स्टेशनरी, कभी आज तक नहीं हिला, कभी उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए, और जो कुछ भी हो रहा है वो ईथर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस पर उस समय लोगों ने अपने सबके अंदर कुछ ना कुछ खुराफात आती है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके अगेंस्ट में इन द सेंस अपने विचार रखने चालू किए। और ये जो ईथर की थ्योरी है, ये बेसिकली न्यूटन और जो भी पुराने साइंटिस्ट थे, सब साइंटिस्ट ने मानी। जब अगर जैसे कोई बड़े आदमी होते ना, धर्माधिकारी, उन्होंने कह दिया नहीं साहब ईश्वर है, राम का मंदिर बनेगा तभी सब कुछ होगा, तो अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर कोई बड़े आदमी इस तरह से बात कर लेते हैं, तो छोटे आदमी एक बार थोड़ी देर के लिए तो उस बात को मान लेते हैं। न्यूटन ने कहा कि नहीं साहब ईथर मीडियम में सब कुछ हो रहा है जो ईथर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, बड़े आदमियों ने सबने कहा। लेकिन कुछ लोगों के मन में आया कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कुछ है, कुछ गलत सोच रहे हैं हम। तब उस समय दो साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, माइकलसन मोर्ले। इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए, बाद में मैं इसको साफ करता हूं। इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको साफ करके फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। भाई वो आपके वहां पर दिक्कत होगी, मैं कह रहा हूं मेरे यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर चल रहा है, एब्सोल्युटली क्लियर है। हाँ, तो वो वीडियो के एक्चुअली वीडियो के अंदर डेटा कंजप्शन ज्यादा रहता है, तो कई बार हमारी बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। तो या तो आप उसको डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कीजिए, है ना। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इससे ज्यादा अगर मैं इसको पास में लेके आऊंगा तो आपको स्क्रीन पूरा नहीं दिखाई देगा। इससे ज्यादा अगर मैं पास में लेके आऊंगा, क्योंकि कल आपको दिखाई दे ही रहा था ना, कल या जब हमने लास्ट क्लास ली थी, तो उस समय भी डिस्टेंस यही थी, सब कुछ मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और किसी को साफ नहीं दिख रहा है क्या? तो क्या करूं, मैं इसको आगे लूं तो टेबल को आगे लूंगा तो फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अभी जो, हाँ, डेटा वाली ही प्रॉब्लम रहेगी, हो सकता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं काम में ले रहा हूँ एयरटेल नेटवर्क, तो मुझे यहाँ पे तो पूरा दिख रहा है कि एयरटेल नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है। अच्छा, मैं इसका, चलिए वैसे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका वीडियो बना के आपको मैं सेंड कर दूंगा। और यूनिवर्सिटी जो नेट है वो अभी चल नहीं रहा है, अदरवाइज मैं यूनिवर्सिटी के नेट से इसको कनेक्ट कर लेता। हम्म, चलिए ठीक है। लिखना चाहे तो मैं 2 मिनट रुक जाऊं, अदरवाइज मैं बोर्ड साफ करके नेक्स्ट कंटिन्यू करूं। हाँ, एक बार लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है ना कि जैसे हम मूवी देखते हैं, तो मूवी के अंदर हम बैठ के साइलेंटली बस हाथ पे हाथ रख के मूवी देखते हैं। तो हम मूवी देखने के 3 घंटे बाद में अगर हमसे कोई पूछे सीक्वेंस क्या थी, कैसे हुआ था, तो हम मोटा मोटा बता सकते हैं, उसके अंदर की क्या चीजें हैं एक्चुअली हम फील नहीं कर सकते। तो मेरा तो हमेशा मानना ये रहता है कि हमको हाथ से लिखना जरूरी चाहिए।
हो गया? साफ कर दूं? ठीक है। सो अब इसके बाद में माइकलसन मोरले, माइकलसन एक अलग साइंटिस्ट एंड मोरले उसका स्टूडेंट, माइकलसन एंड मोरले दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1890 में स्टार्ट किया। 1890 के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उस एक्सपेरिमेंटल का सेटअप क्या था, पहले मैं आपको सेटअप एक बार बता देता हूं, फिर हम उसकी मैथमेटिक्स को देखेंगे। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, और जिसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी कहते हैं। तो आप पहले एक बार इसका देख लीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, फिर हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे। पहला पॉइंट है आप इसका कंस्ट्रक्शन, सेटअप किस तरह का है। कंस्ट्रक्शन मींस इसका सेटअप। तो इसके सेटअप के अंदर हम काम में ले रहे हैं पॉइंट लाइट सोर्स, एक पॉइंट लाइट सोर्स। अब पॉइंट लाइट सोर्स से क्या मतलब हुआ? पॉइंट लाइट सोर्स से मतलब कि अगर आप एक वो जो टॉर्च है बिल्कुल छोटी सी, जिसमें बिल्कुल हल्की सी एक रे, एक छोटा सा होल है, उसमें से लाइट बाहर निकल रही है, या लेजर, आपने लेजर टॉर्च देखी होगी छोटी छोटी, जो आजकल पेंसिल टॉर्च आती है, इसमें एक हल्की सी रे निकलती है, उस तरह का ये पॉइंट लाइट सोर्स है। सोर्सेज को अगर मैं डिवाइड करूं लाइट सोर्सेज को, तो आई कैन डिवाइड इट लाइट सोर्स इनटू टू कैटेगरीज। वन इज पॉइंट लाइट सोर्स और अनदर इज ब्रॉड लाइट सोर्स। जो ब्रॉड है, ब्रॉड लाइट सोर्स मींस हमारी ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो है पूरी लंबी ट्यूबलाइट होती है। अब ट्यूबलाइट पे सब साइड से लाइट बाहर निकल रही है, तो वो कहलाएगा मेरा ब्रॉड लाइट सोर्स, जिसके अंदर लाइट, या मेरा जो होल है, अगर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड के अंदर, जैसे इस तरह का एक मेरे पास बोर्ड है, यहां मैंने पीछे बल्ब लगा दिया और यहां एक बहुत छोटा सा होल कर दिया, तो ये जो होल किया, इससे जो लाइट बाहर निकल रही है वो पॉइंट लाइट सोर्स हो गया। इस होल को अगर मैं बड़ा कर देता हूं तो मेरा ब्रॉड लाइट सोर्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूं पॉइंट लाइट सोर्स, और जैसे ही मेरे पास पॉइंट लाइट सोर्स होगा, तो जो वेव फ्रंट, जो यहां से लाइट बाहर निकलेगी, लाइट स्प्रेड करेगी सभी साइडों में। जब सब साइड में लाइट स्प्रेड करेगी तो मेरे पास जो वेव फ्रंट आएगा, वो वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट मींस लाइट इस तरह से जाएगी, स्प्रेड होगी, इसको कहेंगे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट मींस चारों तरफ से लाइट बाहर निकल रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट के आगे मैंने यहां पर लगा दिया एक डबली कॉन्वेक्स लेंस। डबली कॉन्वेक्स लेंस मींस जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है। सो मैंने इसके आगे लगा दिया डबली कॉन्वेक्स लेंस। और इस डबली कॉन्वेक्स लेंस को मैं कहां पर प्लेस करूंगा? जहां पर इसकी फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर मैंने इसको प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा? अगर पॉइंट लाइट सोर्स कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर है, तो यहां से जो लाइट अब बाहर निकल रही है, वो लाइट किस तरह की हो जाएगी? पैरेलल बीम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस अब जो मेरा वेव फ्रंट आएगा, वो वेव फ्रंट बिल्कुल प्लेन वेव फ्रंट, सीधा वेव फ्रंट होगा। वेव फ्रंट का मतलब आप जानते ही होंगे कि जहां पर हमारे सारे पॉइंट्स जो इसके पॉइंट्स आ रहे हैं, उन सब पर फेज एक जैसा है। अब मेरे पास में वेव फ्रंट जो है वो प्लेन वेव फ्रंट हो गया, प्लेन वेव फ्रंट है, बिल्कुल लाइट सीधी जा रही है, पैरेलल बीम जा रही है। अब इस लाइट के आगे मैंने यहां पर लगा दिया एक 45 डिग्री इंक्लाइंड ग्लास प्लेट। इसके आगे मैंने लगाया 45 डिग्री इंक्लाइंड ग्लास प्लेट।
ये ग्लास की प्लेट है, ऑर्डनरी आपने एक कांच की पट्टी ली, कांच का टुकड़ा लिया और उस कांच के टुकड़े को 45 डिग्री इंक्लाइन पे रख दिया। 45 डिग्री कहां पर बन रहा है एंगल, ये एंगल है मेरा 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास। इस ग्लास प्लेट की खासियत क्या है कि इसकी जो लोअर सरफेस, जब आपने ग्लास प्लेट ली, एक मोटी पट्टी ली है, तो उस पट्टी की खासियत क्या है कि इसकी जो लोअर सरफेस है, ये लोअर सरफेस पार्शियली सिल्वर्ड है। लोअर सरफेस इसकी पार्शियली सिल्वर्ड है। सो आई कैन राइट इट 45 डिग्री inclined glass plate with partially silvered glass plate, partially silvered lower surface। इसकी लोअर सरफेस पार्शियली सिल्वर्ड है। अब पार्शियली सिल्वर्ड लोअर सरफेस का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए मेरे पास में ये एक ग्लास प्लेट है। अब इसकी ग्लास प्लेट की ऊपर वाली सरफेस को मैंने कुछ नहीं किया, जो पीछे वाली सरफेस है इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया। किसका पेंट, सिल्वर का पेंट कर दिया। इसके ऊपर मैंने चांदी से पेंट कर दिया, और वो पेंट किस तरह से है, वो पार्शियल है, पूरा पूरा ऐसा नहीं उसको पूरा डेंस कर रखा है, डेंस नहीं है, वो पार्शियल है। पार्शियल मींस हल्का, बहुत हल्का हल्का इसके ऊपर मैंने कलर कर रखा है। अब यहां पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पार्शियली सिल्वर्ड नहीं होकर ये पार्टली सिल्वर्ड है। पार्टली सिल्वर्ड, पार्टली सिल्वर्ड का मतलब अलग होता है। पार्टली सिल्वर्ड का मतलब ये हो गया कि इस पीछे वाली सरफेस का ऊपर वाला पार्ट मतलब सिल्वर्ड नहीं है, नीचे वाला सिल्वर्ड है, या ऊपर वाला सिल्वर्ड है, नीचे वाला सिल्वर्ड नहीं है, वो कहलाएगा पार्टली। 100% नहीं, मैं ये कह रहा हूं पार्शियली है, पूरा फुल्ली सिल्वर्ड नहीं है, पार्शियली सिल्वर्ड है। सो ये पार्शियली सिल्वर्ड है। अब पार्शियली सिल्वर्ड होने का फायदा क्या हुआ, पार्शियली सिल्वर्ड से फायदा ये होगा कि जब लाइट यहां पे टकराएगी तो लाइट का कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा और कुछ का ट्रांसमिशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पार्शियली सिल्वर्ड है। ये आधी लाइट को तो जाने देगा और आधी लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और आधी लाइट को ट्रांसमिट कर देगा। तो हम यहाँ पे काम में लेते हैं पार्शियली सिल्वर्ड 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट। और इसी लाइट की रे के बिल्कुल सीधा सीधा यहां पर मैं एक मिरर लगा देता हूं, जो कि मेरा फिक्स मिरर है। एक मिरर लगा दिया मैंने जो कि फिक्स मिरर है। इस मिरर का नाम भी मैं दे देता हूं मिरर M1। एक मैंने मिरर लगा दिया, मिरर M1। क्लियर। अब ये जो मिरर मैंने लगाया ये फुल्ली सिल्वर्ड है, यहां पर था पार्शियली सिल्वर्ड। ये मेरा M1 जो है फिक्स्ड मिरर है और ये फुल्ली सिल्वर्ड है। फुल्ली सिल्वर्ड होने का मतलब क्या हो गया कि ये लाइट को 100% रिफ्लेक्ट करेगा, 100% लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, ये इसी लाइन के अंदर है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। इस लाइन से, बिल्कुल इसी लाइन से 90 डिग्री एंगल पर मैं एक दूसरा मिरर यहां पर लगा देता हूं ऊपर। ये ऊपर वाला नाम हटा देते हैं। एक मिरर मैंने ऊपर और लगा दिया, इस लाइट से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे मैंने एक मिरर और लगाया 90 डिग्री एंगल पे। ये वाला जो मिरर है अगेन ये भी मेरा 100% रिफ्लेक्टिंग है, और इस मिरर का मैंने नाम दे दिया मिरर M2। 100% रिफ्लेक्टिंग, 100% रिफ्लेक्टिंग। और यहां पर मैंने लिखा था फिक्स्ड मिरर। ये अब जो मिरर है वो फिक्स्ड नहीं है, ये मेरा मूवेबल मिरर है। मूवेबल मिरर का मतलब क्या हो गया कि इस मिरर को मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूं। इस मिरर के पीछे मेरा एक हैंडल लगा रखा है, और इस हैंडल की सहायता से, इस हैंडल की हेल्प से मैं इस मिरर को अपनी पोजीशन से आगे पीछे मूव कर सकता हूं। इसके साथ में और भी अरेंजमेंट होते हैं। इन दोनों मिरर के पीछे स्क्रूज लगे हुए होते हैं, जिनके कारण हम इन मिरर को टिल्ट भी कर सकते हैं, टेढ़ा भी कर सकते हैं। अभी मिरर यूं रखा हुआ, मेरे को मुझे टेढ़ा करना है तो मैं मिरर को इस ढंग से टेढ़ा भी कर सकता हूं। बट वो अभी हमारे इस टॉपिक में नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा हमारे
थर्ड सेमेस्टर में आएगा तब हम उसको स्टडी करेंगे। फिलहाल हम इस मिरर को आगे पीछे ऊपर नीचे मीन्स हम इसको मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंडल। ये जो एक हैंडल है इसकी सहायता से हम इस मिरर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमने क्या काम में लिखा है? हाँ बोलो। हाँ वो अभी हम अभी तो कंस्ट्रक्शन तो समझे, फिर हम उसको आगे बताऊंगा मैं, फिर वर्किंग में उसकी आएगी। मिरर M1 मेरा फिक्स मिरर, मिरर M2 मूवेबल मिरर है हैंडल की सहायता से, और एक ग्लास प्लेट ले ली, इस ग्लास प्लेट का भी नाम मैं दे देता हूं कैपिटल जी। मिरर M1, मिरर M2, कैपिटल जी, लेंस L, सोर्स S, ये हमने अभी तक काम में लिया। अब हम यहाँ पर एक चीज और काम में लेते हैं, यहां हम नीचे ले लेते हैं एक टेलीस्कोप, बिल्कुल इसके वर्टिकली डाउनवर्ड मैंने यहाँ पर एक काम में लिया टेलीस्कोप। यहां पर मैंने टेलीस्कोप टी लगा दिया। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट है। पॉइंट लाइट सोर्स चाहिएगा, डबली कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट चाहिए, मिरर M1, मिरर M2 चाहिए, एंड एक टेलीस्कोप चाहिए। ये पूरा वर्किंग है। पहले आप इसको बना लीजिए, सॉरी इसका कंस्ट्रक्शन है ये, इसकी कंस्ट्रक्शन ये डिजाइन कर लीजिए, फिर मैं इसकी वर्किंग को समझाता हूं किस ढंग से ये वर्क करता है। ड्रॉ कर लीजिए इसको। वो अभी बाद में बताऊंगा, इसको बना लीजिए, मैं उसको भी बताऊंगा। एक मिरर यहाँ पे हमको बीच में और लेना पड़ेगा, और उसकी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तब काम में ले जाता है जब आपका पॉइंट लाइट सोर्स जो है, अभी हमने ये पॉइंट लाइट सोर्स काम में लिया है, ये मैंने मोनोक्रोमेटिक काम में लिया है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ। अगर मेरे पास में यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, दैट मीन्स व्हाइट लाइट है, तब उस केस में मुझे कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों रहती है उसको अभी मैं बताऊंगा। ये ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करो। हम्म, ये प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पर जो वेव फ्रंट था मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अब मेरे पास में यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट बिल्कुल सीधा है, तो ये प्लेन हो गया। आप अपने एक एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना, है ना, बिकॉज मेरा अभी चल नहीं रहा है नेट, यूनिवर्सिटी वाला तो कनेक्ट हो नहीं रहा है।
गया? हम्म ठीक है। सो अब हम इस पे अब हम इस पे इसकी वर्किंग क्या है, कैसे हो रही है इसकी वर्किंग, तो उसको देखते हैं। पॉइंट लाइट सोर्स से मेरे पास लाइट आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक लाइट रे को, एक सिंगल रे को मैं कंसिडर कर लेता हूँ। जब से सिंगल रे को कंसिडर कर रहा हूँ तो इसको मैं हटा लेता हूँ, सो दैट मेरे लिए स्पेस मिल जाएगा और समझा भी मैं प्रॉपर पाऊँ। मेरे पास में मैं सिर्फ एक लाइट रे को कंसिडर कर रहा हूं, इसकी वर्किंग। सेकंड पॉइंट, अभी हम बात कर रहे थे, पहले कंस्ट्रक्शन हो गया, नाउ सेकंड पॉइंट वर्किंग। कैसे ये वर्क कर रहा है, किस तरह से इसमें लाइट रे पास हो। ये है मेरा सेटअप। सो अब इस सेटअप पे मैंने एक लाइट रे ली, लाइट रे नाम दे देता हूं मैं इसका जीरो। जीरो रे इस साइड डायरेक्शन में जा रही है, और जब जैसे ही वो लाइट यहां पहुंचेगी, यहां से लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट अंदर आई। जब लाइट अंदर आएगी, लोअर सरफेस पे आएगी, तो लोअर सरफेस क्या है, पार्शियली सिल्वर्ड। जब पार्शियली सिल्वर्ड है, मींस लाइट का कुछ पोर्शन का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और कुछ का ट्रांसमिशन हो जाएगा। ट्रांसमिटेड लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। अब ये लाइट ऊपर क्यों जा रही है, उसका रीजन इसका एंगल, क्योंकि जब हमारा 90 डिग्री से ना, मीन्स ये 45 डिग्री पे आए तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमारे पास में लाइट ऊपर की तरफ जा रही है। सो रे जीरो आ रही थी, रे जीरो इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं पॉइंट ए। पॉइंट ए पर दो लाइट में, दो रेज में स्प्लिट हो गई, रे वन एंड रे टू। रे वन जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रही है, और हॉरिजॉन्टल जाते जाते ये मिरर M1 से टकराएगी। जब मिरर M1 पर ये टकराएगी, M1 पे पहुंचेगी, तो मिरर M1 से क्या हो जाएगा, मिरर M1 क्या है, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है, फुल्ली सिल्वर्ड है, 100% रिफ्लेक्टिंग है। तो लाइट वापस यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रे वन का वापस रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रे वन मेरे पास पे यहां आएगी। जब जैसे रे वन यहां पर आएगी, तो ये अगेन लोअर सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, तो यहां पर लाइट टकराकर वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, रे वन। रे जीरो आई, रे जीरो पॉइंट ए पर पहुंची, पॉइंट ए पर लाइट स्प्लिट हुई, रे वन उधर गई, रे वन वापस रिफ्लेक्ट होकर आई और वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हुआ रे वन के केस। रे टू वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, रे टू सीधी ऊपर जाएगी, रे टू ऊपर वाले मिरर से टकराएगी, और ऊपर वाले मिरर से टकराने के बाद में वर्टिकली ये डाउनवर्ड सीधी सीधी नीचे आएगी, रे टू। रे टू और रे वन, रे टू और रे वन अब कहां जा रही है, दोनों मेरे टेलीस्कोप के अंदर आ रही। रे वन एंड रे टू दोनों कहां से आई, रे वन के पार्ट है, यानी कि जैसी रे वन थी वैसी की वैसी रे वन, जैसी की वैसी, जैसी रे जीरो थी वैसी की वैसी रे वन और रे टू होगी, दोनों एक जैसी होगी। मींस दोनों की प्रॉपर्टीज कौन सी, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, सब कुछ सेम है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस हो जाएगा, दोनों सुपर इंपोज करेगी, इंटरफेरेंस होगा, और वो इंटरफेरेंस हमको टेलीस्कोप के अंदर यहां पर एज ए फ्रिंज हमको नजर आएगा, और यहां पर हमें सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देगी, सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देगी, गोल गोल रिंग्स हमको दिखाई देगी दोनों वेव्स के कारण। अब जो रिंग दिखाई देगी, इंटरफेरेंस हो रहा है, अब वो इंटरफेरेंस किस तरह का होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है,
या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों रे के अंदर रे 1 और रे 2 के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। अगर वो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करता है तो हमारे यहाँ पे ब्राइट रिंग दिखाई देगी, और अगर वो डिस्ट्रक्टिव को फुलफिल करता है तो मुझे यहाँ पर डार्क नजर आएगा, डार्क कलर नजर आएगा, डार्कनेस नजर आएगी। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग रेज बनाई है। रे 1 यू जा रही है और रे 2 को मैंने यहां बनाया है। वास्तव में जो रिफ्लेक्शन होगा वो साइड में नहीं होगा, इस साइड में मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। क्यों ऐसा मैंने बनाया, लाइक है ना, मतलब मैं अगर मैं सामने खड़ा हूं, यहाँ पे मिरर है, इस मिरर में मैं अगर यहाँ देख रहा हूं तो मेरा रिफ्लेक्शन यहां से नहीं निकल के आता है, मेरा रिफ्लेक्शन वापस यहीं पे आता है। तो ये रे जो मैंने इधर बनाई है सिर्फ समझाने के लिए इसको मैंने अलग बनाया है। रे यहाँ पर जो मैंने बनाई है समझाने के लिए दूर अलग से बनाई है, अदरवाइज जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसी लाइन के ऊपर वापस आएगा। यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी इसी लाइन पे आएगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही चलेगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आएगी, इस तरह से, इस तरह से दोनों एक ही लाइन के ऊपर चलेगी। तो फिलहाल इस डायग्राम को आप बनाइए, फिर हम आगे इसको और स्टडी करें। इस डायग्राम को बना लीजिए, ये इसका वर्किंग हो गई, और इस वर्किंग को हम, इसमें पार्ट डिफरेंस कितना आया उसको हम अब स्टडी करते हैं। हाँ बोलो। M1 की तरफ जा रही है उस रे में, और M2 की रे, ये जो रे 2 है, दोनों में पाथ डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे ग्लास प्लेट से ट्रेवल कर रही है, तो ग्लास प्लेट से जब वो ट्रेवल कर रही है तो उसमें पाथ डिफरेंस आएगा, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है, क्या हो रहा है, मैं अब आपको आगे करूंगा, अभी मैंने उसको किया नहीं है, अभी सिर्फ मैंने, बोलो। बिल्कुल, आपने जो एग्जैक्टली होगा, कितना ज्यादा होगा अब हम स्टडी करेंगे। इस डायग्राम को बनाइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक वही है कि पाथ डिफरेंस कितना है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। आप इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम उसको कैलकुलेट करें। एम रेट टू, उसका रिफ्लेक्शन होगा। और हाँ सुनिए, यहाँ पर कुछ हद पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो लॉस्ड हो गया सिग्नल, जो बाहर जा रहा है उससे सिग्नल से मुझे लेना देना नहीं। जो लाइट जो काम की आ रही है मैंने उसको कंसिडर किया है। लाइट का रिफ्लेक्शन तो यहां से भी होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन यहां से भी होगा, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का जो ट्रांसमिटेड जो पार्ट है, हम उसी की, ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको काम में जब देख ही नहीं पा रहा हूं, मुझे आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो मैं उसको छोड़ रहा हूं। जो मैं देख पा रहा हूं, जहां मैंने टेलीस्कोप लगाया है, मैं उसी की बात कर रहा हूं।
ड्रॉ हो गया? स्टार्ट करूं? हाँ, ये सर्कुलर फ्रिंज लिखा है, सर्कुलर रिंग्स भी लिख सकते हो आप इसको, सर्कुलर रिंग्स। चलिए, अब हमें इस डायग्राम को अभी जो मैंने बनाया है तो थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ मैंने समझाने के लिए इन दोनों रेज को अलग अलग बताया, अदरवाइज ये एक ही लाइन से पास हो रही है। तो मैं इसको जो एक्चुअल डायग्राम है उसमें बना लेता हूँ। रे अलग अलग नहीं आ रही है, रे दोनों मेरे पास में ये मिरर, ग्लास प्लेट, रे जीरो आई, रे जीरो यहां से यहां पर आई पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर यहां से लाइट का ट्रांसमिशन हुआ, लाइट रे उधर गई, टकराएगी, टकराने के बाद में वापस इसी लाइन पे वापस आएगी और यहां से रे वन नीचे की तरफ, दूसरी रे इस पॉइंट से ऊपर जाएगी, रे ऊपर गई, ऊपर टकराएगी, ऊपर टकराने के बाद वापस वहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसी पाथ पर आएगी, इसी पाथ पे आते हुए वापस दोनों रे इसी पाथ को इस ढंग से ट्रेवल करेगी। ये एक्चुअल डायग्राम है। अब दोनों रेस के बीच का पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पॉइंट ए से अगर मैं ये डिस्टेंस मिरर M1 की डिस्टेंस को मैं यहां से ये डिस्टेंस ले लेता हूं, मेरे पास ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, ओके। और इसी पॉइंट ए से मेरी जो ऊपर की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, ये भी मेरे पास में कैपिटल डी है। दोनों डिस्टेंस मेरे पास में बराबर है। जब दोनों डिस्टेंस बराबर है इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ये मान रहा हूं कि जियोमेट्रिकल डिस्टेंस दोनों बराबर है, बट यहां पे हमने बीच में ग्लास प्लेट लगा रखी। मान लीजिए इस ग्लास प्लेट की थिकनेस मेरे पास में टी थिकनेस है और इस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तब अब मेरे पास में क्या हुआ, रे वन जो मेरी उधर जा रही है, रे वन पॉइंट ए से M1 तक जा रही है और M1 से वापस यहां तक आ रही है। तो रे वन ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, डी जाने में और डी आने में। द रे वन ट्रेवल्स टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है, डी प्लस डी, डी जाने में और डी आने में। और ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो कौन से मीडियम में हो रही है, प्योर एयर मीडियम के अंदर हो रही है, ट्रेवल इन एयर मीडियम। तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर दी 2d, जबकि रे 2 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, देखिए रे 2 भी कहां से जनरेट हो रही है, पॉइंट ए से जनरेट हो रही है और पॉइंट ए पर आने के बाद दोनों बराबर है। पॉइंट ए के बाद में दोनों रे 1 और रे 2 दोनों एक ही साथ में जा रही है, तब तो कोई फर्क नहीं है। सिर्फ पॉइंट ए से बाहर निकल के वापस आने तक का हमको निकालना है डिफरेंस। तो रे 2 जो जा रही है वो जब ऊपर जा रही है तब पहले वो टी थिकनेस की फिल्म को पास करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, फिर एयर में जाती है। सो यहां पर फॉर रे 2 क्या हुआ, ग्लास प्लेट ट्रेवल इन ग्लास प्लस ट्रेवल इन एयर मीडियम, ट्रेवल इन ग्लास एंड ट्रेवल इन एयर मीडियम। कितना ट्रेवल कर रही है, ग्लास प्लेट के अंदर जाते वक्त म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी, ये जाते वक्त प्लस एयर के अंदर, अब यहां से ये डिस्टेंस कितनी रह गई, टी अगर इसकी थिकनेस है तो थिकनेस को मैं माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा डी माइनस टी एयर के अंदर। ये एयर में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ये ग्लास में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। ये हो गया मेरे जब लाइट जा रही है टुवर्ड्स M2, अब वापस जब आ रही है ऑन रिटर्न, रिटर्न के केस में कितना हो गया, वापस d माइनस टी प्लस म्यू टी,
ये ऑन रिटर्न, जब वापस आ रही है तब, जब ये वापस आ रही है, गई जब तो म्यू टी प्लस डी माइनस टी, वापस आ रही है डी माइनस टी एयर के अंदर और फिर ग्लास के अंदर। सो टोटल अब आपके पास में आया, टोटल जो हुआ रे टू का वो हुआ टू म्यू टी प्लस टू डी माइनस टी। इसमें से टू टी इधर आ रहा है, टू टी इधर आ रहा है, टू टी कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में ये हो जाएगा टू डी प्लस टू टी ब्रैकेट में म्यू माइनस वन। ये मेरा पाथ डिफरेंस हो गया, ये सॉरी पाथ हो गया फॉर रे टू। रे टू के लिए मेरा पाथ ही रे टू टू डी प्लस टू टी म्यू माइनस वन डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जबकि रे वन सिर्फ और सिर्फ टू डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसका मतलब रे टू ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो दोनों को अपन घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे टू डी है, यहाँ पे टू डी प्लस टू टी म्यू माइनस वन है। सो पाथ डिफरेंस जो मेरे पास में आया वो पाथ डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस जो आया मेरे पास में वो आ गया टू टी म्यू माइनस वन। ये मेरे पास में पाथ डिफरेंस आ जाता है। और ये पाथ डिफरेंस क्यों आया, जबकि हमारी डिस्टेंस तो बराबर है, डी डिस्टेंस ये, डी डिस्टेंस ये, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस बराबर है, लेकिन ऑप्टिकल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की उसके कारण पाथ डिफरेंस टू टी म्यू माइनस वन आ रहा है। ये पाथ डिफरेंस को मैं हटाना अगर चाहूं तो वो हटाने के लिए मैं यहां पर एक ग्लास प्लेट लगा देता हूं। अगर मैं यहां पर एक ग्लास प्लेट लगा देता हूं तो रे वन भी इसमें से दो बार आएगी, और एक बार जाते वक्त और एक बार वापस आते समय, तो टू म्यू टी वापस मेरा कैंसिल हो जाएगा, दोनों कंपनसेट हो जाएंगे। या तो मैं इधर ग्लास प्लेट लगा दूं, या इस जो मैंने हैंडल लगाया इसको मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर दूं, कितना टी म्यू माइनस वन में शिफ्ट कर देता हूं, तब मेरा पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अगर मैं पाथ डिफरेंस जीरो नहीं करता हूं तो मेरे पास में ये पाथ डिफरेंस आया। और अगर अब ये पाथ डिफरेंस जो कि हमारी कंडीशन कहती है इंटरफेरेंस की, अगर ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बराबर होगा तब तो मेरा यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। और अगर ये टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू के बराबर हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। ठीक है, यहां तक लिखिए। इसको आगे और मैं बताता हूं, इसमें कुछ और चीजें भी बाकी है, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। कहां से मुझे बोलते रहो, मैं रे वन ट्रेवल्स टोटल डिस्टेंस डी रेट, आप लिखेंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं बोलता रहूंगा। या एक सेकेंड में कैमरा उधर शिफ्ट करूं। इज इट क्लियर? करता गुड, ठीक है, लिख लीजिए।
ओके। ठीक है, लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट, वापस इसको मैं बीच में रखूंगा, यहीं पे चलो पड़ा है, यहाँ वाला दिख तो रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मैं कैमरा यहीं पे जहाँ पड़ा है वहीं पे, ठीक। अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास में ये एडिशनल पाथ आया रे 2 के केस में, तो मैं यूं कर सकता हूं कि जो रे 1 है इसके अंदर यहां पर भी मैं एक ग्लास प्लेट लगा दूं, मिरर M1, और ग्लास प्लेट जो ये जी ग्लास प्लेट है, अच्छा जी जो ग्लास प्लेट है इसको स्प्लिटर भी कहते हैं, जो जी ग्लास प्लेट है इसको स्प्लिटर भी कहते हैं। स्प्लिटर, स्प्लिटर क्यों? क्योंकि इसने लाइट को स्प्लिट कर दी। इसके पीछे मैंने यहाँ पर एक ग्लास प्लेट और अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूं, तो अब ये जो मेरा पाथ डिफरेंस है वो रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव हो जाएगा? अगर मैंने जो ग्लास प्लेट ऐड की इसकी थिकनेस भी टी के बराबर हो, जितनी इसकी ग्लास प्लेट की थिकनेस है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू के बराबर है, जो कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। बस फर्क ये है कि इसकी लोअर सरफेस पार्शियली सिल्वर्ड है, ये प्लेन ग्लास प्लेट है, और ये भी 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट है। तब क्या होगा? लाइट रे आएगी, यहां आई, यहां गई, वापस इसी पाथ को फॉलो करेगी, और हमारे में इस एक्सपेरिमेंट में कोई कंस्ट्रक्शन में वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब क्या फर्क क्या पड़ेगा? मेरा पाथ डिफरेंस दोनों बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए? टोटल डिस्टेंस मेरे पास में है डी, जिसके में बीच में टी मीडियम आ गया, तो मेरे पास में एयर के लिए कितनी डिस्टेंस हो गई? जहां पर लाइट एयर के अंदर ट्रेवल करेगी, डी माइनस टी एयर के अंदर ट्रेवल करेगी, तो रे 1 जो है, अब हमारा जो है उस केस में रे 1 में डी माइनस टी एयर में हो गया, इधर और इधर वाला पोर्शन डी माइनस टी एयर के अंदर, और मीडियम में कितना हो गया? प्लस म्यू टी, प्लस म्यू टी हो गया मीडियम में। ये हुआ जाते वक्त जब रे मिरर M2 की तरफ जा रही है, वापस रिफ्लेक्शन में इसका डबल, तो दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास में ये का ये फॉर्मूला आ गया, इसमें से ये हो गया 2D प्लस 2T, और यहां पर 2T मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रह गया म्यू माइनस 1। एग्जैक्टली वही चीज आ गई जो ये है, 2D प्लस 2T म्यू माइनस 1, 2D प्लस 2T म्यू माइनस 1, मेरा पाथ डिफरेंस अब इस केस में पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, पाथ डिफरेंस जीरो। और जीरो कब हुआ? बीच में एक ग्लास प्लेट लगाने से। इस ग्लास प्लेट को हम कहते हैं, इस ग्लास प्लेट को कहते हैं कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट, इसको डिनोट करते हैं सी से, कंपनसेटिंग प्लेट सी। कंपनसेटिंग प्लेट लगाने से मेरा पाथ डिफरेंस जीरो हो जाता है, और इसको तब लगाया जाता है जब मेरा जो सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स जो मैंने काम में लिया था, अगर वो व्हाइट लाइट सोर्स है, मल्टीपल जिसमें खूब सारी वेवलेंथ है, क्रोमेटिक लाइट सोर्स है, व्हाइट लाइट सोर्स के केस में मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इससे हमारी फिजिक्स पे कोई असर भी नहीं पड़ता है। इसको भी लिख लीजिए, यूज ऑफ कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट।
दो अननोन यूजर्स आ रहे हैं, शायद ये जो नए जो अभी आप आए हो, आप अननोन यूजर्स के आपके नाम नहीं आ रहे हैं बेटा, आप अपने नाम उसमें ऐड उसको अपडेट कीजिएगा प्रोफाइल में जाकर। साफ कर दूं? ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जब मैंने कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट लगा दी तो उस केस में मेरा पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। पाथ डिफरेंस जीरो हो गया मींस क्या हुआ कि जो वेव आ रही है दोनों किस तरह की आ रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी, और जब सुपर इम्पोज होगी तो वो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में हमको देगी, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो है। दोनों के मींस दोनों के दोनों एक जैसी आ रही है, दोनों में आउट ऑफ फेज नहीं है, दोनों इन फेज है। इसका मतलब तो ये हुआ जब पाथ डिफरेंस जीरो है, जब पाथ डिफरेंस जीरो है तो मेरा यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा, आप लोग मुझे बताइए। ओके, अब मैं बताऊं यहाँ पर हाँ, हम ये मान सकते हैं कि जब पाथ डिफरेंस जीरो है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। बट हमने यहाँ पर एक चीज को छोड़ रखा है, और वो चीज ये थी कि हमको यहाँ पर इस चीज को चेक करना पड़ेगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, आपको अगर याद हो अपने स्कूल में शायद पढ़ रखा है, अगर मेरे पास में रेयर मीडियम है, इधर रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम से लाइट का अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन वापस उसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब उस केस में लाइट का रिफ्लेक्शन पाई का एडिशनल फेज आ जाता है, पाई का एडिशनल फेज आ जाता है, यानी कि अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यहां पर उसी डायरेक्शन जा रहा है, यहाँ पे एडिशनल फेज जो है वो जीरो है, यहाँ पर एडिशनल फेज पाई का आ गया। पाई का एडिशनल फेज का मतलब क्या हो गया, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू ऐड हो गया। इन केस ऑफ पाथ की मैं बात करूं तो एडिशनल जो पाथ आया वो एडिशनल पाथ लैम्डा बाई टू ऐड हो जाता है। यहां पर एडिशनल जो पाथ है वो कुछ भी ऐड नहीं होता है, जीरो, कोई एडिशनल पाथ ऐड नहीं होता है जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तब मेरे पास में एडिशनल फेज फाई ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि एडिशनल फेज ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रे वन से स्टार्ट करते, रे जीरो यहां आई, रे स्प्लिट हुई पॉइंट ए पर, रे वन इधर गई। अच्छा, पहले तो ये जब रे जीरो आ रही है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और यहां से ट्रांसमिशन हुआ कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा हम पहुंच गए यहां पर। इसको भी हटा देते, इससे कोई इश्यू ही नहीं इस चीज का। रे सीधी सीधी यहां पहुंची, यहां पर लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है। यहां पर ये मिरर है, मिरर डेंसर मीडियम है, एयर के कंपैरिजन में ये डेंसर मीडियम है। तो जब यहां से रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तो यहां पर एडिशनल फेज आ गया पाई का। अब रे वन वापस गई, यहां पहुंची, और यहां पहुंच के लाइट का वापस नीचे की तरफ टर्न हो रही है, मींस यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहां पर एक और एडिशनल फेज आ गया पाई का। सो रे वन में दो जगह एडिशनल फेजेस ऐड हुए, रे वन में दो जगह एडिशनल फेज ऐड हुए, तो वो एडिशनल फेज को मैं ऐड कर लेता हूं। तो ray 1 has two additional phases, कितना, पाई
प्लस पाई, दैट इज 2 पाई का ऐड हो जाता है। पाई पहला कहां पर, एट मिरर M1, M1 मिरर पर ऐड हुआ पहला वाला, और दूसरा कहां पर ऐड हुआ, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर ऐड हो गया। जबकि रे 2 के केस में, रे 2 का रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन तो यहीं पे हो गया, रे 2 जब जा रही है इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अब यहां पे रिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है, बाहर मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम, बाहर वाला मीडियम एयर है, तो बाहर वाला मीडियम एयर है मींस रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एडिशनल फेज ऐड हुआ 0, रे ऊपर गई, यहां टकराई, यहां टकरा के वापस आई, यहां पर अभी कौन सा मीडियम आ गया, डेंसर मीडियम, मिरर है, मिरर से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहां पर एडिशनल फेज ऐड हो गया पाई का, वापस आई, और वापस तो अब सीधी सीधी निकल रही है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। रे 2 के लिए अगर मैं बात करूं, तो रे 2 में ऐड हुआ 0, कहां पर, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर 0 ऐड हुआ, प्लस पाई का फेज ऐड हुआ कहां पर, एट मिरर M1, एट मिरर M2, सॉरी एट मिरर M2, टोटल फेज कितना ऐड हुआ, 0 प्लस पाई, पाई का। रे 2 में एडिशनल फेज ऐड हुआ पाई का, रे 1 में एडिशनल फेज ऐड हुआ 2 पाई का। सो दोनों में डिफरेंस पाई का डिफरेंस है, 2 पाई यहां पर है और यहां पर पाई का है, एक पाई तो कैंसिल हो गया, सो एडिशनल फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो एडिशनल फेज डिफरेंस वो आ गया पाई का, एडिशनल फेज डिफरेंस पाई का, एडिशनल फेज डिफरेंस पाई का मींस पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2 मेरे पास में एक्स्ट्रा आ गया। दैट मीन्स अभी हमने किया था कंपनसेटिंग प्लेट लगा के और जो सब कुछ किया, हमने दोनों ऑप्टिकल डिस्टेंसेस बराबर कर दी, स्टिल देयर इज अ फेज डिफरेंस, देयर इज अ पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है और पाई का फेज डिफरेंस है। दैट मीन्स यहां पर जो ये रे आ रही है, ये रे अगर एक इस तरह से चल रही है तो दूसरी बिल्कुल इसकी अपोजिट चल रही है। जब दोनों रे एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, दोनों आउट ऑफ फेज है, तो दोनों में जब इंटरफेरेंस होगा तब क्या आ जाएगा, डार्क फ्रिंज बनेगी, डार्क इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दोनों के बीच में, रे 1 और रे 2 के बीच में एक आपका फिक्स फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर सरफेस, और वो एग्जिस्ट करेगा चाहे आपका पाथ डिफरेंस कुछ भी हो, चाहे आपने इस हैंडल को आगे पीछे किया हो या कंपनसेटिंग प्लेट लगाई हो या नहीं लगाई हो, आपके पास में एक एडिशनल फेज डिफरेंस आ ही जाता है और वो रहेगा, और वो कितना रहेगा, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। लिख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। ये यहां वाला नहीं, वो अगर डेंसर मीडियम से है, अगर मीडियम डेंसर है, जहां पे बाउंड्री रिफ्लेक्शन कहां पे बाउंड्री पे हो रहा है, बाउंड्री कहां पे बन रही है, जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, यहां पर एयर और फिर ये मिरर, तो मिरर से चेंज हो रहा है, यहां पर लाइट आ रही है ग्लास और एयर, तो बाउंड्री कहां पर है, एयर के कारण बन रही है, तो यहां पर ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेयर मीडियम के कारण हो रहा है, यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डेंसर मीडियम के कारण हो रहा है। अब जो लाइट यहां से यूं जा रही है, अगर मैं यूं जा रहा हूं तो मैं एयर से ग्लास में जा रहा हूं, मीडियम कहां चेंज हो रहा है, ड्यू टू ग्लास चेंज हो रहा है, ग्लास मींस डेंसर, जब लाइट इधर जा रही है तो आगे मेरा डेंसर मीडियम मिल रहा है, डेंसर मीडियम आगे मिल रहा है मींस डेंसर मीडियम के कारण मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा है, तो मेरा रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है, जब डेंसर मीडियम से मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट मींस मुझे पाथ में चेंज करना पड़ेगा, मेरा फेज पाई से चेंज हो जाएगा, ये है, नोट डाउन कर लीजिए।
बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अगर मैं, देखो अभी मैंने जो बताया ना, फ्रिंजेज हमारे कोर्स में अभी है नहीं। ऑप्टिक्स वाला जो हमारे आएगा थर्ड सेमेस्टर में आएगा, तब हम इसको वापस करेंगे और वहां पे हम बताएंगे सर्कुलर रिंग्स क्यों बन रही है। और सर्कुलर रिंग्स बनने का मतलब क्या हो रहा है, वहां पे अल्टरनेटिव डार्क ब्राइट बन रही है। सेंटर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, या सेंटर डार्क है फिर ब्राइट, इस तरह से अल्टरनेटिव फ्रिंजेज बनेगी। क्यों बनेगी फ्रिंजेज, वो फिलहाल मैं उसको अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। हम इस सेमेस्टर में कोर्स में नहीं है। इस समस्या में हमने ये अरेंजमेंट देख लिया, अब हमको इसकी मैथमेटिक्स करनी है। सेंटर डार्क हो सकता है, सेंटर ब्राइट हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन दिस पार्ट डिफरेंस, जो अभी हमने पार्ट डिफरेंस निकाला। अब ये जैसे मान लीजिए हमारा पार्ट डिफरेंस हमने 0 कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे पास में एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आ गया, तो सेंटर डार्क हो गया। तो मैंने क्या किया, मिरर M2 को पीछे शिफ्ट कर दिया, और ये जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस आया उसको भी मैंने रिमूव कर दिया, तो मेरा सेंटर वापस ब्राइट हो जाएगा। तो मैं अपना सेंटर ब्राइट और डार्क चेंज कर सकता हूं। हो गया? ठीक है। नो, अब हम बात ये करते हैं, हमने क्या किया, एडिशनल फेज और सब चेंज कर दिया, हमारा पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। अब यहाँ पर हमको इस कंडीशन में जो फ्रिंजेस दिखाई देगी वो किस तरह की दिखाई देगी, एक 2 मिनट की बात कर लेते हैं। हमारा डायग्राम है इस तरह का, मेरे पास में एक स्प्लिटर, मिरर और मिरर, मिरर M1, मिरर M2, स्प्लिटर G, इस तरह। मेरे पास है लाइट सोर्स S लाइट सोर्स से लाइट आई, मिरर से टकराई, मिरर से टकरा के वापस नीचे की तरफ आई और ऊपर गई, मिरर से टकराई वापस नीचे आई, और यहाँ पर ये मेरा टेलीस्कोप इसके अंदर आएगा। ये है मेरा सेटअप। जब मेरा सेटअप ये इस तरह का है, तो अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे किस तरह की रिंग्स दिखाई देगी, क्या वो सर्कुलर होगी या स्ट्रेट लाइन होगी, किस तरह की होगी, तो उसको समझना बहुत सिंपल सा है। क्यों सिंपल है, क्योंकि मैंने एक रे को कंसिडर किया, वो रे आई यहाँ पर स्प्लिटर पे टकराती है ग्लास प्लेट पे, और यहाँ से स्प्लिट होती है 2 रे के अंदर और उसी पाथ पर आ रही है। जब मेरे पास में, तो अब देखिए, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जब मैं यहां से देख रहा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मेरी आंख है, मैं यहां से इसको देख रहा हूं, तब मुझे क्या दिख रहा है, क्या मुझे ये रे दिखाई देगी कि लाइट इधर से आ रही है, ये रे मुझे नहीं दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई देगी। मुझे क्या दिखा देगा, क्या ये रे दिखाई देगी, ये भी रे मुझे नहीं दिखाई देगी। मुझे सिर्फ ये दिखाई देगा कि लाइट रे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लाइट रे ऊपर से सीधी सीधी नीचे यूं आ रही है। इस तरह से जब लाइट रे आ रही है, इस मतलब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, रे 1 और रे 2 ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। मीन्स मुझे यहाँ पर पीछे यहां से लगेगा कि 2 सोर्स है और दोनों सोर्स एक ही लाइन के अंदर है, सोर्स 1 और सोर्स 2, जिसके कारण से 2 रेज निकल रही है और दोनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है। दोनों कौन से हैं, पॉइंट लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्सेज है, और दोनों एक लाइन के अंदर है। जब 2 पॉइंट सोर्स एक ही लाइन में है और दोनों किस तरह के निकाल रही है, दोनों से जो वेव्स निकल रही है वो स्फेरिकल वेव्स निकल रहे हैं, इसके यहाँ पर स्फीयर्स निकल रहे हैं, इसके यहाँ पर स्फीयर्स निकल रहे हैं। तो जब स्फीयर्स को मैं देख रहा हूं यहाँ पे, अब स्फीयर्स को अगर मैं 2D के अंदर लेता हूं, मैं मेरे प्लेन में लेता हूं, तो मुझे क्या नजर आएगा, यहाँ मुझे सर्कल्स नजर आएंगे, मुझे यहाँ पे सर्कुलर रिंग्स दिखाई देगी, इस तरह के सर्कल्स दिखाई देंगे। और ये सर्कल्स, इनका सेंटर कौन डिसाइड करेगा, इन दोनों के पार्ट। अब इन दोनों में है क्या चीज जो अभी हमने यहाँ पे स्टडी की, कि अगर एक ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है। दोनों के अंदर कितना पाई का फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस मींस एक अगर ऑन है तो दूसरा ऑफ है, दोनों में पाई का फेज डिफरेंस है। यानी कि अगर यहां से वेव निकल रही है इस तरह से,
तो इसकी वेव इसके अपोजिट निकल रही है, दोनों वेव अपोजिट है, एक में ऑन आ रहा है तो दूसरे में ऑफ हो रहा है। तब उस केस में सेंटर जो मुझे है वो डार्क दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया, दोनों एक ही जगह पॉइंट है, दो पॉइंट सोर्स है, दोनों से लाइट निकल रही है और दोनों पॉइंट एक जगह है, एक एक दोनों आउट ऑफ फेज आ रहा है, तो रिजल्टेंट जीरो, सेंटर मेरा जीरो हो गया। लेकिन सेंटर के अलावा भी तो रिंग्स बन रही है, इस तरह से यहाँ पे स्पेयर्स निकल रहे हैं और वो स्पेयर्स मुझे यहाँ दिखाई देंगे, स्पेयर्स मुझे आंख में दिखाई देंगे। इसके कारण मेरे यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर रिंग्स दिखाई देती है। ये है इसका रीजन। सर्कुलर रिंग्स के अलावा हम यहाँ पे हाइपरबोलिक रिंग्स भी दिखाई देती है, स्ट्रेट लाइंस भी दिखाई देती है, वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट जब हमारा यूनिट आएगा उसमें करेंगे। फिलहाल मैं ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था उसको एक मैं वापस बना देता हूं, सो दैट आप भी उसको ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीक से आप लोगों की क्लासेस भी डबल हो जाएगी। अभी जो वीक में एक क्लास आ रही थी, नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस भी डबल हो जाएगी। मिरर M1, मिरर M2, सोर्स S, T, ये जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाया था, फर्स्ट डायग्राम बनाने के बाद में मैंने सोर्स को हटा दिया, इसको हटा दिया, सीधी रे ली, दोनों पॉइंट सोर्स मैंने यहां बता दिए और ये मेरा डायग्राम बना। ड्रॉ कर लीजिए, कुछ डाउट हो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको ड्रॉ कर लीजिए। हेलो, हो गया? हो गया? हेलो, समृद्धि, अदिति, हेलो, हाँ उस केस है, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? ओके, नहीं आ रही है? होल्ड।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था, उस कॉल में सिस्टम्स की लिमिटेशंस है, पता नहीं आवाज नहीं आ रही थी। ये ड्रॉ कर लिया? ओके। नाउ अभी आपने क्वेश्चन, हाँ अभी आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर मेरे पास में मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर है तो उस केस में पाथ डिफरेंस जो अभी हमने निकाला था 2t μ-1, उसका क्या पूछा था आपने क्वेश्चन? हाँ वो पाथ डिफरेंस उसमें आएगा, बट उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका इफेक्ट यू नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जो लाइट सोर्स काम में लिया है वो लाइट सोर्स हमने काम में लिया है मोनोक्रोमेटिक। और मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स में अगर पाथ डिफरेंस, इफ पाथ डिफरेंस जो हमारा है 2t μ-1, अगर मैं इसको कंपनसेटिंग प्लेट लगाकर रिमूव नहीं करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि सेंटर जो है वो या तो ब्राइट आएगा या डार्क आएगा। और ब्राइट और डार्क मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने मोनोक्रोमेटिक जो लाइट ली है वो मैंने येलो लाइट ली है। येलो लाइट मीन्स मैंने सोडियम की लाइट ली है, सोडियम वेवलेंथ को काम में मैंने लिया है। तो मेरे पास में या तो वो ये येलो कलर का दिखाई देगा या मुझे ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा, तो कोई इश्यू इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरे पास में व्हाइट लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक की जगह मेरे पास में व्हाइट लाइट सोर्स है, तब मेरे पास में एक इश्यू आ जाएगा कि जो सेंटर है, अब वो सेंटर अगर ये पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो सेंटर मेरा व्हाइट नहीं होकर, सेंटर क्या हो गया, व्हाइट नहीं होकर सेंटर हो जाएगा कलर्ड। और जैसे ही सेंटर कलर्ड हो जाएगा ना, सेंटर रेड कलर का, ब्लू कलर का, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल वो मिक्स कलर का हो गया, तो सेंटर को मुझे व्हाइट लाना है। सेंटर मींस जहां पे हमने हमारा टेलीस्कोप का क्रॉस वायर लगा रखा है वो पॉइंट मुझे चाहिए व्हाइट। और उसको व्हाइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पाथ डिफरेंस को रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए मुझे कंपनसेटिंग प्लेट मैंने लगाई थी। तो जैसे मेरा सेंटर मेरे व्हाइट आ गया, अब मेरे पास में बाकी रिंग्स की आराम से कैलकुलेशन कर सकता हूं। इसलिए मुझे कंपनसेटिंग प्लेट की रिक्वायरमेंट रहती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर तो क्या है, सारी रिंग्स एक जैसी है। येलो 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 कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है। लेकिन कलर के केस में जैसे मैं व्हाइट लाइट ले रहा हूं तो मेरे पास कलर्ड फ्रिंजेस बन रही है, कलर्ड फ्रिंजेस बन रही है और सेंटर मेरा व्हाइट नहीं है। सेंटर को व्हाइट करने पर, सेंटर को फिक्स करने के लिए मुझे कंपनसेटिंग प्लेट लगानी पड़ती है। ये इसका आंसर है। एनी क्वेश्चन? ओके, सो आज की क्लास यहाँ पर ओवर होती है। आप लोग अपनी अटेंडेंस या तो मैं अभी ऑनलाइन ही ले लेता हूँ आप लोगों की, एंड आप में से 2 स्टूडेंट अभी जो नए जुड़े हैं वो प्लीज आप अपना नाम लिख दीजिएगा। मैं अभी बताता हूँ आपको कहाँ अपना नाम लिखना है, तो दैट क्लास में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज मेरे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अननोन यूजर। अब अननोन यूजर के अंदर समझ में नहीं आता ये कौन पढ़ रहा है, और यहाँ पर फिर आपकी अटेंडेंस जब मार्क नहीं होगी तब आपको भी दिक्कत आएगी। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है अननोन यूजर, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो मैं शायद इसको यहाँ, ये आ रहे हैं अननोन यूजर ये 2। बाकी ठीक है, समृद्धि आ रहा है, सागर आ रही है, मैत्री आ रही है, हिमांशी आ रही है, बलवंत है, अनिकेत है, अदिति है, ये आ रहे हैं। तो आप लोग नाम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर ऊपर इस साइड जो है इस पे आप क्लिक करके आप अपना नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल आ जाएगा, इस प्रोफाइल को आप एडिट प्रोफाइल, और एडिट प्रोफाइल के अंदर आप अपना यहाँ पर नाम चेंज कर दीजिए। और नाम वही लिखें जिस जो आपकी 10th क्लास में या जो आपने यहाँ यूनिवर्सिटी में नाम दे रखा है, ठीक है ना, तो उससे इश्यूज नहीं आएंगे। आपकी अटेंडेंस अंकित,
आया है नहीं आया है? ओके सागर, ओके प्रदीप, प्रदीप, बलवंत, बलवंत, ठीक है हिमांशी, ठीक है अदिति, ठीक है दिनेश, समृद्धि, मैत्री, ठीक है अनुराग, क्या है प्रत्यय, प्रत्यय, देन ख्याति। चलिए सो आपका आज का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हम इसकी थ्योरेटिकल स्टडी, इसकी जो मैथमेटिक्स है, जिससे हमको ये पता लगा कि ईथर नाम का कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है, हम उसको करेंगे। सो आज की क्लास यहाँ पे ऑफ होती है, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे। आप अपना एक मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा एंड थैंक यू।